नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम मोदी का एक्शन। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर मूव, तैयारियां पूरी, कमेटी का हुआ गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली टू मुंबई मचा घमासान, सियासत हुई शुरू। ममता बनर्जी और ओवैसी ने किया विरोध। अखिलेश यादव ने पूछा यूपी में चुनाव होगा कि नहीं, तो कईयों ने किया समर्थन। मुंबई में विपक्ष की तीसरी राउंड की बैठक हुई फ्लॉप। 28 दल के 63 नेता हुए शामिल। 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का हुआ गठन, मिलकर 2024 के चुनाव लड़ने की बात। मुंबई में हुई विपक्ष की मीटिंग में जमकर मचा घमासान, संयोजक पर हुई लड़ाई, लोगों की लॉन्चिंग भी टली। सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल, ममता बनर्जी बीच मीटिंग से निकली। मुंबई बैठक में शामिल हुए हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, ईडी ने भेजा तीसरा समन। 9 सितंबर को होगी पूछताछ, तो राजस्थान में ईडी रेड से हड़कंप। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वन नेशन वन इलेक्शन पर आई सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा कदम चल दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। कमेटी के सदस्यों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी का मकसद एक देश एक चुनाव को लेकर कानूनी पहलुओं को समझना है और बताया जा रहा है कि होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस पर बिल भी ला सकती है। 24 चुनाव के पहले मोदी का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये। देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ आज सवेरे सवेरे इस तरह का नोटिफिकेशन भेजा गया, बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये आदेश दिया गया है कि जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के जितने अधिकारी हैं, सचिव स्तर के, कैबिनेट सेक्रेटरी, सारे लोगों की छुट्टियां रद्द। उनसे कहा गया है 18 से 22 तारीख तक जो स्पेशल सेशन होने वाला है, कोई दिल्ली छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। इस तरह के आदेश नॉर्मल समय में नहीं आते हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है, बिल्कुल विशेष काम के लिए ही बुलाया गया है, और उसकी झांकी है सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन। ये प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 से लगातार इस पे चर्चा हो रही है, और बहुत फायदे का सबब है ये इलेक्शन कमीशन के करीब 15,000 करोड़ रुपए की बचत कराएगा। इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो खर्चे होते हैं, कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपए कम खर्च होंगे इलेक्शंस के ऊपर। प्लस इसमें एक और बड़ा फायदा ये होगा कि गवर्नेंस के लिए बड़ा टाइम मिलेगा। अभी की स्थिति क्या है, लोकसभा खत्म तो 5 राज्यों में विधानसभा शुरू, वो खत्म पंचायत शुरू, फिर वो खत्म कहीं और 5 राज्यों में चुनाव शुरू। इंडिया के अंदर परपेचुअली चुनाव होते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, बड़े बड़े सारे नेता, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, ये सारे लोग कैंपेन में, पॉलिटिकल पार्टी परपेचुअली चुनाव मोड में ही रहती है। तो देश की सेवा कौन करेगा, कब करेगा? तो ये जो कहा जा रहा है, और कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत सारे अभी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, लेकिन ये मत भूलिए, आज़ादी के 4 जो इलेक्शंस हुए 1967 तक, 4 लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उस दौरान राज्यों में भी चुनाव होता था। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे आज़ादी के बाद से 1967 तक हिंदुस्तान चला,
लेकिन उसके बाद ये पटरी से उतर गया है ये मसला और अब ये बड़ा पेचीदा हो गया है। लेकिन कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इज अप टू समथिंग। जी, तो देश भर में एक साथ चुनाव करने की तैयारी है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली टू मुंबई मच गया है घमासान। कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। तो वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं, पुराना ही आइडिया है। पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार काफी ज्यादा भड़क गए हैं। तो अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में भी चुनाव होगा कि नहीं। ओवैसी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष इतना डर क्यों गया है? भाई डरना तो पड़ेगा ही, इनका पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। वैसे देव साहब छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो बात कही, नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि होना चाहिए, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं होना चाहिए। कोई भी रीजनेबल और रैशनल पर्सन यही कहेगा कि भाई इतना सारा ताम झाम करने के बजाय एक साथ 2 महीने आप जो है हिंदुस्तान को इलेक्शन में जोक दो, सारे इलेक्शंस करवा डालो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी क्या होगा, अगर एक साथ चुनाव हो तो ये गठबंधन चलेगा? ये तो गठबंधन ही टूट जाएगा। ये जो INDIA है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या असेंबली में भी गठबंधन आप करोगे? केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो ये गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा? पंजाब में क्या करोगे? भाई आप बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए गठबंधन कर रहे हो, लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस अगर साथ में होंगे तो क्या ऐसा होगा कि लोकसभा में जो आप वोट देने जाओगे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, और असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो दोनों को अलग अलग? तो ये जो विरोधाभास है और रीजनल पार्टीज की जो राजनीति है, उसको बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ये लोग, ये जो गठबंधन की ब्लैकमेलिंग की जो राजनीति है, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी अगर ये सिस्टम लगाया जाता है, और इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगली खबर में बात मुंबई में हुई विपक्ष की तीसरी बैठक की। मुंबई के हयात होटल में 2 दिनों तक चली इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। बैठक पूरी तरह से फ्लॉप रही है। बैठक में 28 दल के 63 नेता शामिल हुए। इंडिया के नेताओं ने 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया है। साथ ही गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया होगा। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, डीएमके के TR बाबू, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल है। CPIM के नेता का नाम नहीं बताया गया जिन्हें कमेटी में शामिल किया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि पूरा विपक्ष मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। मीटिंग से पहले इतनी लंबी बात, पर मीटिंग में क्यों नहीं बनी बात? देखिए, पूरा का पूरा एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट है। ये नॉन सीरियस इसलिए है, इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये तमाशा जो कर रहे हैं, ये गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें ममता बनर्जी नहीं, लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार नहीं, अखिलेश यादव नहीं, केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं। भाई कौन बचा फिर? ये मजाक चल रहा है। अपने चेले चपाटों को इन लोगों ने भेज दिया कि जाओ, देश का फैसला होना है। ये इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मुंबई पहुंच गए, 400 रुपए के मिनरल वाटर, 400 रुपए की चपाती खा करके सब ऐश मौज कर लिया, वापस आ गए। आप तो कुछ बोलने लायक नहीं बचे, क्योंकि आप देश के सरकार का फैसला करने वाले हैं, उसके लिए रणनीति बनाने वाले हैं, उसके लिए निगोशिएशन करने वाले हैं, और आप इतना ईगो, भाई इतना बड़ा ईगो है इन लोगों का कि आप देश के लिए किसी को अपना नेता नहीं मान सकते। राहुल गांधी पीछे हट गए, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल को भेज दिया। भाई केसी वेणुगोपाल किस तरीके से बाकी लोगों से बातचीत, तो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाता। स्टालिन को डाल दिया
भाई कौन क्या कैसे बात करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने देश को बेवकूफ समझ रखा है कि वो कुछ भी पाठ पढ़ा देंगे और हिंदुस्तान की जनता जो है इनको मान लेगी। जी, तो बैठक पूरी तरह से फ्लॉप रही है। जमकर तकरार की खबरें सामने आई हैं। बैठक में शामिल होने कपिल सिब्बल पहुंचे थे, जिसको लेकर भी कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। तो वहीं लोगों पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से लोगों को आज जारी नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है। सीट बंटवारे को लेकर आज मीटिंग में जमकर बहस की खबरें आई और आखिरकार सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने आखिर में बताया कि सीट शेयरिंग पर बाद में रणनीति बनाई जाएगी। क्यों सीट शेयरिंग, संयोजक और लोगों पर कोई अंतिम मुहर नहीं लग पाया? देखिए, काफी देर बहस होने के बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई, वो चली गई। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि टाइम बर्बाद मत करो। हमारा भी टाइम बर्बाद करते हो, तुम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हो। गठबंधन होना है तो पहले सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होना चाहिए उस पर बातचीत हो। केजरीवाल ने कह दिया कि भाई हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, लीजिए। अब हुआ ये कि जब ये बात बनी नहीं तो आपस में ये तकरार होने लग गया। 4 सवाल जिसका जवाब देश की जनता मांग रही थी, अगर सीरियस अटेम्प्ट होता तो। लोगों भी नहीं आ पाया, झंडा भी नहीं आया, पता नहीं क्या है। अगली बार कब मुलाकात होगी, कहां होगी, वो भी तय नहीं हो पाया। आप किस लिए वहां गए थे? आप तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा इंडिया बन गया, अभी जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और लड़ेगा इंडिया। नहीं, ये सारे लोग अपने कंट्राडिक्शन में ऐसे फंसे हुए हैं। क्योंकि झगड़ा इसलिए भी हुआ ना, क्योंकि एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई साहब, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हो गई। किसकी? सीताराम येचुरी की। उसने पोल पट्टी खोल दी पूरी मीटिंग की। उन्होंने कह दिया कि देखिए, बंगाल में हम ममता के खिलाफ लड़ेंगे और केरल के अंदर में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ होगा, वहां हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, कोई अलायंस वहां पे नहीं होना है। तो सब अपनी डफली, अपना राग बचा रहा है। तो ये गठबंधन किस तरीके का है, ये तो समझ के परे है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई में बैठकर मोदी सरकार को हटाने की रणनीति बना रहे थे, तो ईडी ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। ईडी ने हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन जारी किया है। ईडी 9 सितंबर को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं आज राजस्थान में भी ईडी रेड से हड़कंप मच गया। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने जयपुर और उसके आसपास के करीब 16 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने ये रेड जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां की है और जल्द बड़े एक्शन की भी तैयारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किए गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन ईडी तो पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, मुझे लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन ऐसे चीफ मिनिस्टर में गिनती किए जाएंगे जो जेल गए। ये झारखंड को ये दूसरा ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि चीफ मिनिस्टर सीधे जेल गया हो। तीसरी बार आप जो है नजरअंदाज कर रहे हो। ये उसी तरह की घटना समझ में आ रही है जैसे महाराष्ट्र में गृह मंत्री हुआ करता था अनिल देशमुख। ईडी नोटिस भेजती थी, ये बहाना करते थे कि भाई मेरी मीटिंग है, वो हमारा वो है, वहाँ जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो 1 बार 2 बार संजय राउत, 3-4 बार आपने टहलाया ईडी वालों को, फिर ईडी वालों ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख भी गिरफ्तार हुए, नवाब मलिक भी गिरफ्तार हुए, सब मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है। अदरवाइज ये केस में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। जितना जल्दी वो ईडी के साथ कोऑपरेट करेंगे उतना बेहतर होगा। और ये जो आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कह दी, तो मैं तो तस्वीर देख रहा था, उसमें शायद ही ऐसा कोई लीडर है जिसके जो पाक साफ है, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। आधा से ज्यादा तो बेल के ऊपर से बाहर है। सब ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में सब लोग हैं। कौन बचा हुआ है? ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है वहां पे। तो ये जो तमाम पार्टियां, कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जो बन रही है, ये मत भूलिए कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब देखिए कि हेमंत सोरेन साहब का 9 तारीख को क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को लेकर चर्चा करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।